बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत करता हूं। मैं राजीव शर्मा। नक्सलवाद की नींव को तोड़ने के लिए बीजेपी की सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है। नक्सलवाद के साथ लड़ाई जारी है। नक्सल मुठभेड़ में अब तक जवानों ने सफलता पाई है, लेकिन बीते कुछ दिनों में 3 बीजेपी नेताओं को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा है। नक्सल खात्मे पर सरकार की नीति स्पष्ट है। 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन बीजेपी सरकार ने तय कर दी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नक्सलियों से लड़ाई बीजेपी को भारी भी पड़ रही है। दरअसल बीजेपी के नेताओं को नक्सलियों ने अपना दुश्मन बना लिया है। एक के बाद एक बीजेपी नेताओं को नक्सली चोरी छिपे मारने की कोशिश मार रहे हैं। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के इस आतंक को कायराना बताया। इस बीच नक्सलवाद पर चल रही लड़ाई पर राजनीतिक गलियारों में घमासान होता दिख रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैंज का कहना है कि कांग्रेस सरकार में बीजेपी टारगेट किलिंग का आरोप लगाती थी। अब सरकार अपने ही बीजेपी नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पाई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए इस मुद्दे पर पीसीसी चीफ दीपक बैंज और गृह मंत्री विजय शर्मा का क्या कहना है। किसी निर्दोष को मार देना, कहीं गांव में किसी को मार देना, मतलब इसको ये बहादुरी कहते हैं नक्सली, या इसको कोई जन आंदोलन कहते हैं, भगवान जाने भाई क्या कहते हैं। ऐसे ये तो मतलब न कोई विचारधारा है, न कोई डेवलपमेंट प्लान है इनका, न कोई लोगों के उत्थान जीवन को अच्छा बनाने का काम है। ये कुछ नहीं, अपना किसी तरीके से रंगदारी वसूल करके जीवन अच्छा करना चाहते हैं, अपना पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए नक्सली ऐसा कर रहे हैं। जनता पार्टी चाहे कितने भी बड़ी दावा कर ले, लेकिन बस्तर की हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शब्दे दिन के अंदर में 2 पूर्व सरपंचों की हत्या, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की, एक कार्यकर्ता की हत्या और एक महिला की हत्या, और आज फिर एक भारतीय जनता पार्टी नेता की हत्या। लगातार एक सप्ताह में 5 लोगों की हत्या हुई है। और मतलब सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता टारगेट किलिंग के नाम से आरोप लगा देते। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, कौन सा किलिंग है? हमारे कांग्रेस के नेताओं की हत्या हुई है, तो क्या वो टारगेट किलिंग नहीं है? क्या हट का उनके परिणाम है? माओवाद अपनी अंतिम सांसें बस्तर में गिन रहा है और इसलिए एक निर्दोष लोगों को वो निशाना बना रहे हैं। ये उनके बौखलाहट का परिणाम है। वहाँ पर एजुकेशन की, विकास की, सड़कों की, नए नए युवाओं के लिए प्रोजेक्ट्स जिस तरह से चले हैं, पर्यटन को जिस तरह से एक नया आयाम मिल रहा है, इन सब परिस्थितियों में माओवाद जैसे जो खोखले विचारधारा है वो नहीं टिक सकती। इसीलिए इस तरह के हथकंडे निर्दोष लोगों पर अपनाने की कोशिश की जा रही है, जो विशुद्ध रूप से उनके पराजय के समीप। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए। प्रवीण साहू बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अजय गंगवानी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है, आप दोनों ने समय निकाला चर्चा में शामिल होने के लिए। पहले प्रवीण साहू आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि सरकार आपकी है। क्या वाकई यही माना जाए कि नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है और इसमें वो हताशा में आके इस तरीके के हमले अंजाम दे रहे हैं और बीजेपी के नेता भी उसका शिकार हो रहे हैं? और इसमें कांग्रेस का ये आरोप क्या आप स्वीकार करते हैं कि अब आप अपने नेताओं की रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये भी पहलू इसमें समझा जाए? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शक आदरणीय राजीव जी आपको नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है तो देखिए, रणभूमि पर कौन बलिदान होता है? सैनिक ही तो बलिदान होता है। आप देखेंगे तो लगातार भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता भारत माता की सेवा के लिए लगातार लगा हुआ रहता है। और आज सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जो 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, चाहे वो किसी भी दल के हो या किसी भी विचारधारा के हो। सबसे पहले मैं उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कामना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन भाजपा की सरकार लगातार काम कर रही है और निश्चित रूप से नक्सलियों की ये हताशा है, हताशा में किया गया कदम है। आप देखेंगे कि लगातार जनवरी से जब तक आप देखेंगे वर्तमान स्थिति तक, आप देखेंगे कि 200 से अधिक नक्सलियों को ढेर किया गया है। जो जिस भाषा में समझ रहा है उसको उस भाषा में हम समझा रहे हैं।
आदरणीय विष्णुदेव जी की संवेदनशील सरकार है, जो नियत नेल्ला नार नामक प्रोजेक्ट लेकर आई है ताकि हम वहां पर विकास कर सके। और निश्चित रूप से हमने हर पहलू पर प्रयास किया है। देखिए, अगर हम बात करें कुछ दिन पहले की, तो हमने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके जो है समस्या को भी सुनने का प्रयास किया। लेकिन मान लीजिए कुछ लोग जो है सुनना ही नहीं चाहते, जो बंदूक की भाषा समझते हैं, तो उनको हम बंदूक की भाषा से हम समझा रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार बहुत संवेदनशील है, और आप लगातार पुलिस की और हमारी कार्रवाई जो सैनिक के बल की कार्रवाई देखेंगे, निश्चित रूप से ये प्रमाणित करता है कि हमारी जो सरकार है संवेदनशीलता पूर्वक काम कर रही है, और नक्सलवाद को जो खत्म करने का हमने टारगेट दिया है 26 तक, निश्चित रूप से वो होगा। लेकिन मैं तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं नहीं कि नहीं, आप कांग्रेस अभी पार्टी रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। अभी अभी आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से हुए ना, सवाल मैं पूछ लेता हूं, आपने अपना जवाब दे दिया। अजय गंगवानी भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय भाई, क्या आपको भी लगता है कि हताशा है नक्सलियों की, या आपको ये लगता है कि कहीं बहुत वो कुछ कदम पीछे जाकर और वो इस तरीके की जो हरकतें हैं उनको अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वो एक बार फिर अंजाम देकर दहशत फैलाने का काम सफलतापूर्वक कर दे रहे हैं? शर्मा जी, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद सरकार 1 साल से छत्तीसगढ़ में सरकार में है, लेकिन कोई ठोस रणनीति, कोई नक्सलवाद से निपटने के लिए कोई ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप, कोई कार्य स्पष्ट से दिख नहीं रही है। ये कंफ्यूज है, कभी गोली की बात करते हैं, कभी बोली की बात करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात शर्मा जी की स्पष्ट है। कल मंगलवार रात को मांडोराम कुडियाम को घर से उठा के गला रेत की हत्या कर दी जाती है। पिछले 7 दिनों में 3 भाजपा नेता, एक आंगनबाड़ी सहायिका, एक ग्रामीण महिला की हत्या होती है। और ये इस हफ्ते की बात नहीं है। इसके पहले इनके बीजापुर के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कैलाश नाग की हत्या, इनके जनपद सदस्य तिरुपति कटला की हत्या, उसके पहले कोमल मांझी की हत्या, रतन दुबे की हत्या, बिरजू ताराम की हत्या। जो भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार अपने भाजपा के नेताओं की नक्सलियों से सुरक्षा नहीं कर पा रही है, बेचारे बस्तर के आदिवासी कहां जाएंगे, छतरी की आम जनता कहां जाएगी? भैया, आपको भरोसा जताकर हमने सत्ता में बिठाया छतरी की जनता ने, तो अपने नेताओं के साथ साथ आदिवासी की सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे 5 सालों में हमने विश्वास, विकास, सुरक्षा के सिद्धांत को लेकर काम किया। इसी का नतीजा था कि नक्सली घटनाओं में 80%, नक्सली शहादत में 56% की कमी आई। लेकिन 1 साल में हम देख रहे हैं कि लगातार नक्सली घटनाएं बढ़ रही है, क्योंकि आपका ढुलमुल रवैया है, कोई ठोस रणनीति नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये 1 साल की बात नहीं है। 15 साल की रमन सरकार में जब 2003 में इनकी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद मात्र 3 ब्लॉक तक सीमित था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाद पानी देकर 14 जिलों तक फैलाया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने गृह क्षेत्र कवर्धा को सुरक्षित नहीं रख पाए। 4 महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं आपको। उस समय के जो नक्सली विशेषज्ञ थे, केपीएस गिल, उनका बयान सारे मीडिया में चर्चा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री उनसे कहा, वेतन और मौज करो, नक्सलवाद से निपटने की कोई जरूरत नहीं है। तो इनकी नियत नीति मंशा क्या थी? इन्हीं के जगत पुजारा, जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष थे, 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई की प्रति पकड़ाते हैं। धर्मेंद्र चोपड़ा, जो भानु प्रताप के ठेकेदार थे, नक्सलियों को सामान सप्लाई करते थे, भाजपा के सांसद की गाड़ी से एयरपोर्ट से गिरफ्तार होते हैं। लेकिन अजय भाई, हम सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों में नक्सलियों से मुठभेड़ में नक्सलियों को बहुत बड़ी चोट भी पहुंचाई गई है। ये मैं अब जो जानकारी मेरे पास है। और क्या इसका ये रूप नहीं हो सकता कि नक्सलियों ने यह तय कर लिया कि क्योंकि ये चोट मुझे बीजेपी सरकार के दौरान ये पहुंचाई गई है, लिहाजा वो बीजेपी को अपना दुश्मन मानकर सीधे सीधे बीजेपी पर ही अटैक कर रहे हो, हमला कर रहे हो नेताओं पर? हथियार लिए हुए नक्सली जंगल में कहाँ हैं, ढूंढना अक्सर इन जंगलों में मुश्किल हो जाता है। तो ये बीजेपी या सरकार के उस समर्पण का मुकाबला नक्सली करते हुए दिख रहे हैं? क्या ये इस तरीके से नहीं समझा जा सकता कि सरकार कह रही है हम खत्म किए बिना नहीं हटेंगे, और नक्सली उसमें उन्हीं लोगों को निशाना बना रहे हैं? क्या आप इसको इस तरीके से लेंगे? शर्मा जी, देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण है। ये किसी प्रकार से राजनीति का विषय नहीं। 15 साल तक रमन सरकार रही, छत्तीसगढ़ की पहचान उन्होंने नक्सलगढ़ के रूप में गठित कर दी थी। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपकी डबल इंजन की सरकार है। शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निकल बात मैं कहना चाह रहा हूं। अगर केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह है, लगातार उनके दौरे हो रहे हैं, तो आप सुरक्षा बल के कैंप इस प्रकार से स्थापित किए जाए कि नक्सलियों को पूरा डोमिनेट किया जाए। अगर वो घुसकर भारतीय जनता पार्टी के नेता में घर से उठाकर ले जा रहे हैं,
गलत की हत्या कर दे रहे हैं, जनपद सदस्य तक सुरक्षित नहीं है, व्यापार प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष तक सुरक्षित नहीं है, तो ये बह के अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते शर्मा जी कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इसके बदले में वो हमारे नेताओं की हत्या चलिए कर रहे ठीक है, मैं प्रवीण साहू जी से भी बात कर लेता हूं, मेरे दर्शक उन्हें भी सुनना चाहते हैं और सुन भी रहे हैं। प्रवीण साहू जी, आप लोग लगातार देखिए, मैं आपका कहने का मतलब बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बात कर रहा हूं। जो स्टैंड है उस स्टैंड में यह बात तो तय थी कि नक्सलियों को चोट पहुंचाना एक मोटिव की तरह रखा गया है और नक्सलियों की तरफ से पलटवार को भी शायद काउंट करके रखा गया होगा। क्या ये जो पिछले कुछ दिनों में नक्सलियों ने हत्याएं की हैं, क्या ये उनके पलटवार को दिखाता है कि वो किसी भी तरीके से जो कुछ वो करते आ रहे थे, वो जमीन जब छिन रही है तो वो वापस दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम मौजूद हैं? क्या ये उतने तक सीमित माना जाए या इस तरीके से सीमित माना जाए कि अब वो किसी भी तरीके से सीधा मुकाबला कर रहे हैं और निकल कर आ रहे हैं और हमले कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि रणभूमि पर बलिदान कौन होता है? सैनिक होता है। दूर बैठा दर्शक कभी बलिदान नहीं होता। तो कांग्रेसी वही दूर बैठे दर्शक है, तो जो कोई भूमिका नहीं निभा रहे। 5 साल में इनकी सत्ता थी, कोई प्रयास नहीं किया। और देखिए, वर्तमान में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मैं महत्वपूर्ण चीज बताता हूं कि इस वर्ष से पहले नक्सली परिवार ना कभी गृह मंत्री से मिले थे, ना कभी राष्ट्रपति से मिलने का कल्पना किया था। भाजपा की डबल इंजन की सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका देखिए, महत्वपूर्ण माइलस्टोन देखिए कि नक्सली जो है नियर, मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे प्रयास के माध्यम से नक्सली जो परिवार थे वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उनके परिवार गृह मंत्री से मिल रहे हैं और तो और महामहिम राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कुछ नक्सली बौखला गए हैं, उनकी ओर से ये हताशापूर्वक काम किया जा रहा है। आप लगातार देखेंगे हमारी सरकार बहुत संवेदनशीलता पूर्वक काम कर रही है। निश्चित रूप से वहां पर हम देखेंगे तो विकास की गाथा बढ़ रही है और जो नक्सली विचारधारा के लोग हैं वो सामान्य जीवन में वापस आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग की बौखलाहट है और निश्चित रूप से नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वहां के सारे लोगों को वो निश्चित रूप से निशाना बना रहे हैं। इसमें कुछ हो सकता है कि हमारे लोग भी हैं, उनको मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से ये अंतिम दौर है। लेकिन आप देखेंगे कि 26 तक पूरा नक्सलवाद हमारे प्रदेश से समाप्त हो जाएगा। और आप देखेंगे कि कांग्रेसी जो कहते थे ना कि भाई कि नक्सली अगर मृत होते तो वो शहीद है, तो ऐसी विचारधारा को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है नक्सलियों की पोषक तत्व है। जब जब कांग्रेस रही है तब तक नक्सली लोग हावी रहे। भाजपा की सरकार आ रही है, लेकिन क्या इन प्रदेश नक्सल में वारदातों से डर एक बार फिर से फैलना शुरू नहीं होगा प्रवीण जी? देखिए, आप स्वयं देख रहे हैं कि लगातार नक्सलियों के बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े अधिकारी वो मारे जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगातार नक्सलियों पर हम चोट पहुंचा रहे हैं। और वर्तमान में देखेंगे कि प्रदेश में जो संवेदनशील सरकार है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 200 से अधिक नक्सली ढेर हो चुके हैं और लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार वहां पर हम कूच कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सब का परिणाम ये होगा कि 26 तक निश्चित रूप से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अजय गंगवानी जी, क्या आपको भी लगता है कि 26 तक इस माइलस्टोन को, इस बड़े इस सोच को अचीव किया जा सकता है वर्तमान में जो हालात हैं? और दूसरी बात ये कि आपके हिसाब से वो क्या उपाय हो सकते हैं कि नक्सलवाद का समाप्त या सफाया या उसको समाप्त किया जा सके, राज्य की मुख्य धारा में सब शामिल हो जाएं और हथियार इस राज्य से गायब हो जाएं जो अक्सर इस्तेमाल होते रहते हैं ऐसे? बहुत अच्छा प्रश्न। हमारे देखिए 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। यहाँ दिखावे के लिए राजनीतिक पाखंड करते हैं कि हम नक्सलवाद के खिलाफ हैं। अभी मेरे छोटे भाई बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट रूप से आंकड़ा दिया, आपके 15 सालों में नक्सलवाद को 3 ब्लॉक से बढ़ा के 14 जिलों तक किया। मैं को 4 आपको महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूँ। आपके जगत पुजारा नक्सलियों को सामान सप्लाई करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, हमारा नक्सलवाद पे राजनीति करना किसी प्रकार से उचित नहीं, क्योंकि हमने 25 मई 2013 जब रमन सरकार थी, झीरम की घटना में 30 से ज्यादा अधिक नेताओं को खोया जी। हम उसकी जांच करने का प्रयास करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक आज हाईकोर्ट में याचिका लगा के झीरम की जांच को बाधित करने का प्रयास करते हैं। ये भाजपा के प्रवक्ता मित्र को बताना चाहिए कि साजिश और षड्यंत्र के पीछे कौन था, आखिर किसको बचाने के लिए धर्मलाल कौशिक पेड़ लगाते हैं। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2013 में जब शिवदयाल तोमर की हत्या हुई तो नक्सली पूडियम लिंगा की गिरफ्तारी हुई।
जब पूडियम लिंगा से शर्मा जी पूछताछ की गई, स्पष्ट रूप से पूडियम लिंगा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से साठगांठ थी, चुनाव जीतने में वो मदद किया करते थे, उसके बदले में उन्हें आर्थिक मदद दी जाती थी। दूसरी एक महत्वपूर्ण किताब है, शुभ्रांशु चौधरी की किताब है शर्मा जी, उसका नाम वासु नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से उस किताब में लिखा कि लता हुसैनी के पिता जो थे वो फॉरेस्ट में थे, आ रहा हूँ, इंतजार कीजिए प्रवीण भाई, आ रहा हूँ। मदद क्या करते थे। दूसरा विक्रम हुसैनी के जो पिता थे वो हेड मास्टर थे, उनके घर नक्सली खाना खाया करते थे। तो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए नक्सलवाद का विरोध करती है। जवाब दीजिए प्रवीण भाई, अब आप जवाब दीजिए, आप दिखावे के लिए करते हैं ऐसा? देखिए, पहली बात तो मैं वर्तमान की घटना पर चर्चा करना चाह रहा था। इतिहास पर जा रहे हैं, बहुत अच्छा रखा इन्होंने इतिहास का विषय। इतिहास में क्या हुआ जब मैं बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, 2013 में जो कांग्रेसी हमारे नेता मारे गए, निश्चित रूप से मैं संवेदना व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन नंद कुमार पटेल जी उस समय अध्यक्ष थे। उनके जाने के बाद लाभ किसको हुआ? मुख्यमंत्री कौन बने? कौन बना प्रदेश का? अरे सुन लीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लीजिए अजय जी। भूपेश बघेल जी सीएम बने, और वही भूपेश बघेल जी जब सत्ता में नहीं थे तब कहते थे कि जेब में उनके सबूत थे। सत्ता आती है, पता नहीं किस डिटर्जेंट से कपड़े को धो दिए कि झीरम घाटी कांड के सबूत को आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाए। 5 साल था आपके पास, 5 साल तक कुछ करके दिखाया, कुछ भी नहीं करके दिखाया। सुन लीजिए अजय जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, डिबेट की गर्मा रखिए। सुन लीजिए अजय जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको, यही आपके बौखलाहट है। और तो देखिएगा राजीव जी, सुन लीजिए, चरणदास महंत जी जांच को रोकने के लिए बोलिए प्रवीण जी, बोलिए। मैं चाहूंगा प्रवीण जी पहले बोलने, फिर मैं समय दूंगा अजय भाई आपको। प्रवीण जी बोलें। मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी बौखलाहट है। चरणदास महंत जी कवासी लखमा को चमका कर कहते हैं, यूट्यूब पर आज तक वो वीडियो है कि भाई तुम कैसे जिंदा बच गए, बाकी क्यों खत्म हो गए। मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, कि देखिए आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, चरणदास महंत कवासी लखमा 2013 की घटना, आपको ये उंगली दिखाते हुए वीडियो मिल जाएगा चरणदास महंत जी का, जो चमका रहे थे कवासी लखमा को कि तुम अकेले कैसे बच गए। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और भाई जब भूपेश बघेल जी स्वयं दावा कर रहे थे कि इस नक्सली घटना के सबूत उनके जेब में, आ रहा हूँ, पूरा तो करने दीजिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। देखिए, ये देखिए, नक्सलियों के पोषक तत्व कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। दिखावे तो ये है, ये करते हैं भाई, जिस कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े कद्दावर नेता बलिदान हो गए, अपने पार्टी के नेताओं के प्रति तो संवेदना रखिए, उस सबूत को आप रखते, लेकिन नहीं, निश्चित रूप से आप जो है अजय भाई कहाँ, ठीक है, आ जाइए अब आप जवाब देने पर, लेकिन इस बात का जवाब पहले कि वो सबूत कहाँ थे जो भूपेश बघेल जी बात करते रहते थे। देखिए, मैं 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। आज लगातार जो है, जब हम यहाँ पे दरबा के थाने में एफआईआर करते हैं, केंद्रीय एजेंसी एनआईए कहती है कि हमारी अभी जांच बाकी है। जब तक किसी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है, तब तक उसकी जांच स्टेट पुलिस नहीं कर सकती। पहली बात है, हमारी जांच को बाधित करने का प्रयास, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा मेरे मित्र से कि आपके धर्मलाल कौशिक जांच को बाधित करने के लिए किसको बचाने के लिए हाईकोर्ट में पेड़ लगा रहा है, दूसरी बात। तीसरा, तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 2013 के विधानसभा सत्र में कहा कि भैया इस पूरी घटना की जांच को मैं सीबीआई को सौंपूंगा, लेकिन सीबीआई को न पत्र लिखा गया न जांच दी गई। आखिर किसको बचाने के लिए सीबीआई को आपने बैन क्यों लगा दिया प्रदेश में? चौथी महत्वपूर्ण बात, प्रवीण जी मैं कंप्लीट सीबीआई को क्यों बैन लगा दिया आपने? मेन आरोपी थे शर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात। सीबीआई क्यों बैन थी प्रदेश में? प्रवीण जी, मेरा निवेदन है, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आपने बोला मैं शांत हो गया। जो आप कर रहे वही मैं आपको दे रहा हूँ। आपने क्यों बैन लगाया प्रदेश में 5 साल तक? गणपति और रमन्ना जो सीबीआई 5 साल तक प्रदेश में क्यों बैन थी? केवल छोटा सा प्रश्न, सबूत कहाँ है बताइए? झीरम घाटी कांड के, झीरम घाटी कांड के सबूत कहाँ है? केवल एक प्रश्न। मैं वही कह रहा आपकी सत्ता थी, 90 विधायक में से 71 आपके थे, कभी जांच पूरी हो गई, नैतिक साहस नहीं था क्या? जांच बाकी है तो केंद्रीय एजेंसी तो जांच ही नहीं करना चाह रही है। देखिए, अरे सोशल मीडिया का जमाना है, पब्लिक में रख देते, पब्लिक डोमेन पर, पब्लिक डोमेन पर जो है सबूत नहीं रखते। आप यही चाह रहे हैं। मैंने आपको 10 सेकंड आपका तरीका है जो आपको मैं दे रहा हूं, तो आपको बुरा लग रहा है। मैं 10 सेकंड बोल के शांत हो गया। मेरा निवेदन है, शांति से सुनिए। देखिए, महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, जब झीरम घाटी की जांच की गई तो मुख्य आरोपी थे गणपति और रमन्ना। जब केंद्र में यूपीए की जगह मोदी सरकार बनती है तो गणपति और रमन्ना का नाम चार्जशीट हटा दिया जाता है।
आखिर किसके इशारे पर किसको बचाने के लिए? चलिए, इतिहास इसी में- खंगाले जाते रहेंगे, चीजें होती रहेंगी, एक दूसरे पर आरोप होते रहेंगे, लेकिन मैं वाकई दिल से चाहता हूं 2026 अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तय किया है कि नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा और राज्य में शांति आएगी, तो मैं शांति के लिए झंडा बुलंद करना मैं भी अच्छा समझूंगा और मैं भी चाहूंगा हमारे छत्तीसगढ़ में शांति आए और छत्तीसगढ़ से हथियार और इस तरह की मुठभेड़ और हथियारों की लड़ाई झगड़ा ये पूरी तरीके से साफ हो जाए, यानी नक्सलवाद ना दिखाई पड़े, छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। हम सब चर्चाएं बार बार करते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, आप दोनों ने अपने तर्क रखे, अपनी बातें रखी, कीमती समय निकाला। बहुत धन्यवाद अजय भाई, प्रवीण साहू, आप दोनों का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।